नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूजीसी एनटीए नेट का पेपर 1 का पार्ट 41, जिसका नाम है कक्षा संचार में बाधाएं। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षण अभियोगिता का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लेक्चर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपके लिए बहुत काम का वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे कक्ष में संचार संबंधी बाधाएं। देखिए फ्रेंड्स, बाधाएं क्या मतलब है। अब आप देखिए, इसको बोलते हैं बैरियर इन क्लास कम्युनिकेशन इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं कक्ष में संचार की बाधाएं। अब देखिए, कोई काम करते हुए जब उसमें कोई रुकावट ऐसे बाधाएं बोलते हैं, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे कुछ रोड जाम हो गया आगे, तो वो बाधा आ गई ना, आप अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाए। तो ऐसे ही कक्ष में बहुत सारी बाधाएँ हैं। अब होता क्या है कि कक्ष में एक तरफ है टीचर यानी कि शिक्षक, एक तरफ है छात्र, और उनके बीच में हो रही है शिक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो शिक्षक है वो शिक्षण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है। अब वो उसके बीच में कौन सी रुकावटें, कौन सी बाधाएं आती हैं, तो वो हम इसमें जानेंगे। देखिए, पहली बाधा है सुनना। कक्षा संचालक के रूप में शिक्षक क्षमताओं में सुधार करना, उसे पहले छात्रों को समझना होगा। दूसरे शब्दों में, ना केवल समझने के लिए बल्कि समझने के लिए। देखिए, यह सबसे अच्छी तरह से सक्रिय रूप से सुनकर किया जा सकता है कि छात्रों को क्या कहना है। तब शिक्षक को बोलने के दौरान सटीक वाक्य सोचने और संवाद करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि देखिए, सुनना पहली बात तो है कि जब शिक्षक क्लास में जब बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चों को उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चों को ये समझना चाहिए कि शिक्षक पढ़ा क्या रहा है। ठीक है, तो यानी कि कक्षा संचालक के रूप में क्या है, शिक्षक क्षमताओं में सुधार है। यानी कि जब शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। पहले बच्चों को सुनना चाहिए कि शिक्षक बोल क्या रहा है। ठीक है, यानी कि जब शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर उनको कुछ लगता है कि हाँ इसमें ये होना चाहिए, तो बच्चे उसमें उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें यही है कि जब शिक्षक बोल रहा है, जब शिक्षक पढ़ा रहा है, तो संवाद करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को संवाद करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सुनना एक होता है सुनना। देखिए, इंग्लिश में कहते हैं हेयरिंग एंड लिसनिंग। हेयरिंग क्या होता है, सुनना। लिसनिंग भी है सुनना, पर लिसनिंग का मतलब है ध्यान से सुनना है। एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाता है, तो बच्चे उसे कितने ध्यान से सुनते हैं वो इसमें आता है। अगर बच्चों शिक्षक ने क्लास में लेक्चर दे दिया, पढ़ा दिया, पर बच्चे उसको समझ ना पाए, तो वो सुनने में बाधा हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें ये भी है कि शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, तो साथ में जनरेटर चल रहा है, तो जितना मर्जी इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ा रहा है, पर बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें यही है कि जब शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाए, तो बच्चों उसको आराम से सुनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सादगी। देखिए, उन शब्दों को प्राथमिकता दें जिनके अर्थ छात्रों से परिचित हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि सादगी में ये आता है कि जब शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जो छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, परिचित शब्दों के विशेष अर्थ स्पष्ट करें, पहली बार उनका प्रयोग करें। यानी कि जब शिक्षक क्लास में पहली बार बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है,
तो उनको वही शब्द उसका इस्तेमाल करें जो बच्चों को आते हैं। अगर वो किसी नए शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे पहले उस शब्द का अर्थ बताना चाहिए, उसके बाद शब्द को कहना चाहिए। तो सिंपल सा इसमें क्या है कि सादगी का क्या मतलब है, उसे जो सिंपल सी भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए कि ताकि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है वो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। यदि शिक्षक छात्रों के लिए अपरिचित होने की संभावना वाले शब्द का उपयोग करता है तो उस शब्द को परिभाषित करें। एक शिक्षक के पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए, यानी कि जब शिक्षक छात्रों के लिए अपरिचित शब्द, यानी कि जो शब्द बच्चों ने आज से पहले कभी सुने नहीं है, अगर शिक्षक को उस शब्द का प्रयोग करना है तो पहले उसको उस शब्द को परिभाषित करना होगा कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। अब शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, छात्रों की शब्दावली की काफ़ी सटीक छाप, यानी कि जो छात्रों की शब्दावली है, यानी कि जिस भाषा में छात्र समझते हैं टीचर को उस भाषा का पता होना चाहिए। शब्दों के स्वीकृत अर्थों का सटीक ज्ञान, इसका क्या मतलब है कि शब्दों के स्वीकृत अर्थ का सटीक ज्ञान, यानी कि जो शब्दों के सही मायने में जो मीनिंग है उनको अर्थ भी पता होना चाहिए। यानी कि पहली बात तो है कि शिक्षक को छात्रों के जो शब्दावली है उसका ज्ञान होना चाहिए कि छात्रों को कौन से वर्ड समझ में आते हैं। दूसरी बात है कि जो शब्द है उसका जो सटीक ज्ञान पता होना चाहिए कि इस वर्ड का यही मीनिंग होता है। नेक्स्ट है अतिरेक की उचित मात्रा का परिचय देना। अब देखिए इसमें क्या है, संचार में अतिरेक का अर्थ असमान रूप से होता है कि किसी संदेश में दोहराव की मात्रा होती है। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे छात्रों को अपने निर्देश में उचित मात्रा में अतिरेक शामिल करें। फिर यदि कोई वाक्यांश गलत समझा जाता है तो संचार के अन्य तत्व बिंदु ले जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल है पर ये इतनी भी मुश्किल नहीं कि समझ में ना आए। देखिए, अतिरेक की उचित मात्रा का परिचय देना, यानी कि शिक्षक को उतना ही पढ़ाना चाहिए जिसमें अतिरेक ना हो, यानी कि एक्सेसिव वर्ड ना हो। शिक्षक को उतना समझाना चाहिए बच्चों को जितना उनके लिए ज़रूरी है, उसको ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए कि जो बच्चों की समझ से बाहर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो ज़्यादा पढ़ा दो एक बच्चे को, अगर बहुत हाई लेवल का करा दो, उतना उसका लेवल हो ना, तो वो उसका इतना प्रभाव नहीं रहता। प्रतिक्रिया, कक्षा में प्रतिक्रिया पर ध्यान देने के महत्व को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। दो तरफा संचार में श्रोता से तत्काल प्रतिक्रिया लाने का लाभ है कि जो शिक्षक प्रतिक्रिया कहते हैं अक्सर यह प्रकृति में मौखिक नहीं है, इसलिए शिक्षक के चेहरे के भावों पर ध्यान देना चाहिए, क्रियाओं का निरीक्षण करना चाहिए और अंत में यह देखने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या निर्देश को समझा गया है। यह ना समझे कि हर संदेश फॉर्म छात्रों को फॉर्म शिक्षक में प्राप्त होगा। शिक्षक को छात्र को सूट करने के लिए निर्देश की गति को समायोजित करने और प्रतिक्रिया संकेतों द्वारा भ्रमित किए गए किसी भी हिस्से को दोहराने समझाने के लिए प्रतिक्रिया का उपयोग करना चाहिए। अब इसमें देखिए कि थोड़ी सी ये वर्डिंग टफ है और कुछ नहीं है, आपको सिंपल से कराऊंगा। प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया होता है कि जब शिक्षक जो है वो छात्र को समझा रहा है ना, जब शिक्षक जो है वो छात्र को समझा रहा है तो छात्र अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि जब शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया, छात्रों को पढ़ा दिया, तो बच्चे क्या है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें क्या है, दो तरफा क्या है संचार में, एक तरफ है शिक्षक एक तरफ है छात्र, दो तरफा हो गया ना, छात्र और शिक्षक। तो जब शिक्षक छात्र को पढ़ाता है तो बच्चे प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो कक्षा में जो दो तरफा संचार है उसका जो तत्काल प्रतिक्रिया है, यानी कि जब शिक्षक ने बच्चों को पढ़ा दिया तो बच्चों को जब शिक्षक पूछते हैं ना कि क्या आपको समझ में आया, तो बच्चे भी कहते हैं कि हाँ समझ में आया। अगर ज़्यादा बच्चे बोले तो समझो कि सभी बच्चों को समझ में आ गया, अगर एक दो ही बोले तो समझो उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो प्रतिक्रिया कहाँ से पता चलती है, क्लास के अंदर जब शिक्षक ने क्लास में बच्चों को करवाया तो बच्चे उसी टाइम उसी समय जो वो कह देते हैं, या अगले दिन ये मान के चले कि जैसे आज शिक्षक ने कुछ करवा दिया और अगले दिन बच्चों से वो सुन रहा है तो बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर उनमें से काफ़ी बच्चे सही आंसर दे देते हैं तो समझो शिक्षक का पढ़ाया जो सफल हो चुका है। प्रतिक्रिया का भी यही मतलब है, जब शिक्षक छात्र को पढ़ाता है तो छात्र उसको अच्छे से समझ के उस शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो नेक्स्ट है सहानुभूति। इसमें क्या है कि सहानुभूति, देखिए शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध का आनंद लेते हैं उनके साथ संवाद करने में बहुत कम कठिनाई होती है। यदि आप यह याद रख सकते हैं कि आपके द्वारा पढ़ाया जा रहे स्तरों पर एक शिष्य होना क्या पसंद था और उनके हितों को समझना, तो आपके लिए अपनी कक्षा के साथ संवाद करना बहुत आसान होगा। प्रत्येक अवसर को ले
जो व्यक्तिगत विद्यार्थियों को सहायता या मूल्य के बारे में कुछ बताने के लिए उठता है। अपने विद्यार्थियों को बताएं कि आप न केवल अपने विषय बल्कि उस विशेष कक्षा को भी पढ़ाने का आनंद लेते हैं। सहानुभूति में क्या है कि देखिए, जैसे एक क्लास में देखिए कि जो शिक्षक है, जो छात्र है, अगर उनके जो संबंध है वो काफ़ी मधुर है, यानी कि उसमें क्या होगा कि जब छात्रों को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या होगी तो वो अपने शिक्षक से कह पाएंगे। शिक्षक को कुछ बच्चों को पढ़ाना हो तो अपनी बात वो बच्चों के सामने रख पाएगा। यानी कि इसमें क्या है कि जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तो छात्र, अगर उनके शिक्षक के साथ अच्छे संबंध है तो वो उससे डरेंगे नहीं, तो वो उसको अपनी बात कह पाएंगे। तो जो उनकी समस्या होगी तो वो जो शिक्षक है उसकी समस्या के बारे में उसका हल हो गया और दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें ये कहा गया है कि इसमें शिक्षक को सहानुभूति होती है शिक्षक छात्रों से। वो यह समझता है कि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, उनके क्या हित हैं, उनको कैसे आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो उनकी हर समस्या का समाधान इसमें हो जाता है। तो नेक्स्ट है समय। निर्देश देने का समय दें ताकि सर्वोत्तम स्थितियाँ मौजूद हों। शोर पर बात ना करें। जब आप बोल रहे हो तो विद्यार्थियों को बाहर जाने या बात करने की अनुमति ना दें। पुतलियों को अधिभार ना डालें, लेकिन पर्याप्त समय सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जानकारी दें। देखिए, समय, पहली बात तो है कि जब शिक्षक क्लास में पढ़ाता है उसको टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि उसको कितनी देर में कितनी चीज़ें पढ़ानी है। अगर वो एक ही चीज़ को लगा है पढ़ाने में तो वो उसका टाइम निकल जाए तो फ़ायदा क्या। यानी कि समय के अकॉर्डिंग शिक्षक को छात्रों को पढ़ाना चाहिए। जब छात्र कोई प्रश्न पूछता है, जब छात्रों से शिक्षक जो प्रश्न पूछे तो उसको भी समय देना चाहिए। ये ना हो कि एक छात्र से प्रश्न पूछा तो एक ही सारा समय उसी के ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो शोर पर बात ना करें, यानी कि अगर बाहर कोई आवाज़ आ रही है, कुछ जनरेटर चल रहा है, कुछ भी है, तो उस पर बात ना करें तो वो फ़ायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि उनको समझ में आएगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, या जब शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो किसी को बाहर जाने की अनुमति ना दें। ठीक है, यानी कि शिक्षक को इसमें टाइम जो है, जो समय जो है, इसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट है क्रियाओं की संगति। एक बात कहना और अपने कार्य द्वारा इसका खंडन करना खराब संचार है। यानी कि जब शिक्षक अपनी बात कह देता है और अपने कार्य द्वारा उसका खंडन भी कर देता है तो वो खराब संचार है। यानी कि पहले शिक्षक ने बात कही, अपनी बात को उसने कह दिया, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या किसी छात्र ने कोई बात कही, उसको बात को बिल्कुल नकार दिया, ये खराब संचार है। यदि कोई शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखने में मैला करता है तो वह शिक्षक अपने विद्यार्थियों से अपने व्यायाम की पुस्तकों को साफ सुथरा रखने की उम्मीद सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह ऐसा करने के लिए कहता है। एक शिक्षक की हरकतें विद्यार्थियों द्वारा निरंतर जांच और आलोचना के अधीन है। देखिए, इसमें क्या है कि जब शिक्षक ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता है तो उसको लिखते लिखते जहाँ भी जगह मिलती है उस शब्दों को वहाँ पे लिख देता है, पर वो ये नहीं चाहता कि जैसे वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, वो जैसे ब्लैक बोर्ड उसमें काफ़ी जगह हौच पौच हो जाता है। ठीक है, काफ़ी कुछ उसमें कई कुछ लिख देता है। तो वो शिक्षक ये चाहता है कि बच्चे जो अपनी कॉपी पर, जो अपनी नोटबुक पर नोट कर रहे हैं उसके लेक्चर को, वो बिल्कुल साफ साफ नोट करें, उसके जैसा नोट ना करें। क्योंकि देखिए, ब्लैक बोर्ड तो पहले गंदा हो गया है ना, तो वैसा वो नोट ना करें, उसको वो अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नोट करें, साफ़ सुथरे तरीके से नोट करें कि ताकि उनके काम में वो चीज़ आ सके। यानी कि जैसे शिक्षक लिखेगा छात्रों को वैसा नहीं लिखना, उसको अपनी कॉपी में, इसमें नोटबुक में अच्छे से लिखना है कि ताकि उनके नोट जो है काम में आ सके। तो यह क्रियाओं की संगति। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो बस 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद अभी रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।